So beta, we are starting our part number 9. So in this part, the first question is solubility of a gas in a liquid increases with. तो यहाँ पे बेटा ध्यान से देखिए, आपकी बात हो रही है गैस को किसमें डिसोल्व कर रहे हैं बेटा, लिक्विड के अंदर कर रही हैं। तो गैस को अगर हम लिक्विड के अंदर डिसोल्व करते हैं तो सोल्यूबिलिटी जो है गैस की इन अ लिक्विड, वो दो चीजों पे डिपेंड करती है बेटा। एक तो किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, प्रेशर के ऊपर, एंड द अनदर थिंग इज टेम्परेचर। तो ध्यान से देखो बेटा, ये तो आपने हेनरीज लॉ में पढ़ा हुआ है कि अगर प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो सोल्यूबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। एंड एज यू नो फॉर टेम्परेचर, द टेम्परेचर इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सोल्यूबिलिटी। सो solubility of a gas in a liquid increases with increase of pressure and increase of temperature. Clear है? So that is option number A. Then we have question number 2. The vapor pressure of a liquid in a closed vessel depends upon, कि सर जो वेपर प्रेशर है किसी भी लिक्विड का वो क्लोज वेसल में किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो वेपर प्रेशर क्या होता है बेटा, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स अटेन इन इक्विलिब्रियम। तो जब ये वेपर बनेगा तभी तो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। सो यू हैव टू गिव सम टेम्परेचर। तो वेपर प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर के ऊपर। क्लियर है? देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 3. दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आया हुआ है बेटा। ये आपका क्या कह रखा है इसके अंदर, द चार्ज रिक्वायर्ड टू डिपोजिट 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। 9 ग्राम एल्यूमिनियम है फ्रॉम Al3 पॉजिटिव सॉल्यूशन। ठीक है, तो वैसे बेटा इसकी डिसोसिएशन लिख लेते हैं पहले। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन है। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए एल्यूमिनियम में कन्वर्ट होने के लिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए तो 3 पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्यूमिनियम एटम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो Al3 पॉजिटिव है, तो Al3 पॉजिटिव का मास दे रखा है, कितना दे रखा है, 9 ग्राम। क्लियर है? ठीक है, तो मोल्स निकाल लेते हैं इसके। मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। 9 मोलिकुलर मास गिवन है, कितना 27। तो 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, कितना आएगा 0.3 आएगा। क्लियर है? तो आप ध्यान से देखो बेटा, 1 मोल Al3 पॉजिटिव को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 0.3 मोल ऑफ Al, 0.3 मोल ऑफ Al को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिएंगे, दैट इज 0.3 मल्टीप्लाई 3, कितना आएगा 3 3 जा 9, 0.30 जा 0, दैट इज 0.99। यहाँ पे 3 3 आ सकता है ना, दैट इज 0.33, तो यहाँ पे 0.33 आएगा। तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 0.99% समथिंग आ रहा है। क्लियर है? दैट मीन्स 100% ही लगा लो कि 1 मोल जो है वो कितने, वो क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए किसको कन्वर्ट करने के लिए, 0.3 मोल्स को। तो यहाँ पे 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना चार्ज होता है, ये आपने को मैंने पढ़ा रखा है बेटा, कितना चार्ज होता है, फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज 1 फैराड। 1 फैराड की वैल्यू कितनी होती है, 96500 कूलम। क्लियर है? तो दैट वाज द रिलेशन इन दिस क्वेश्चन एंड हियर यू हैव ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बेटा? Then we have question number 4. In the first order reaction, the concentration of the reactants is reduced to 25% in 1 hour. The half life period of the reaction is, तो ध्यान से देखो बेटा, हाफ लाइफ आपको निकालना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये आपको हमेशा ना एक डायग्राम याद रखना है जो मैंने बार बार करवाया हुआ है आपको चैप्टर के अंदर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर क्या होता है, हर एक टाइम के अंदर हाफ कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। फॉर एग्जांपल मान लो 100% कंसंट्रेशन है और एक टाइम दे रखा है आपको जिसके बाद ये कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 50% हो गई। तो 50% बताओ किसमें होगी, टी हाफ के अंदर। आया या नहीं आया?
अब 50% है, 50% ही हाफ के अंदर किस में कन्वर्ट हो जाएगी 25% में। लेकिन अब की बार जो कंप्लीट टाइम लगा है दैट इज 2t हाफ। कितना लगा है 2t हाफ लगा है। क्लियर है। 25% किस में कन्वर्ट हो जाएगी 12.5% के अंदर। अब की बार कितना टाइम लगा है 3t हाफ लगा है। कितना लगा है 3t हाफ। इसी तरीके से नेक्स्ट आएगा। क्लियर है। अब ध्यान से देखो 100% था, 100% से किस में जा रहा है 25% में। 25% रिड्यूस हो गई तो 25% रिड्यूस होगी तो टाइम कितना लगेगा 2t हाफ। 2t हाफ आपको गिवन है, कितना टाइम लगा हुआ है ध्यान से देखो 25% रिड्यूस होने में 1 आवर लगा है। क्लियर है। गिवन है क्वेश्चन में 25% इज रिड्यूस्ड एंड द टाइम फॉर इट इज 1 आवर। और हमें पता है 25% रिड्यूस होती तो कितना टाइम लगता है 2t हाफ। तो दोनों को हमने क्या रख दिया इक्वल रख दिया। क्या हम यहाँ से t हाफ की वैल्यू निकाल सकते हैं? कितनी आएगी बेटा 2 को नीचे ले आएंगे दैट इज 1/2 आवर। दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। Then we have question number 5. The minimum amount of energy required by the reacting molecules at the time of collision in order to produce effective collision is known as. तो ध्यान से देखो बेटा, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो किसी भी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल को रिक्वायर ही है क्या करने के लिए कोलिजन करने के लिए और प्रोड्यूस इफेक्टिव कोलिजन्स को प्रोड्यूस करने के लिए, दैट एनर्जी इज नोन एज। उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं बेटा जल्दी से बताएंगे। ग्राफ पढ़ा हुआ है हमने, क्या बोलते हैं बेटा थ्रेशोल्ड बोलेंगे क्या? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो पढ़ा हुआ है हमने। जल्दी से बताइए बेटा। थ्रेशोल्ड आएगा या एक्टिवेशन एनर्जी आएगा? बिकॉज इंटरनल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर नॉट द ऑप्शंस फॉर द इफेक्टिव कोलिजन। एक तो होती है बेटा आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी जिसका ग्राफ हमने बार बार पढ़ा हुआ है। तो ध्यान से देखिए ग्राफ इस तरीके का होता है कि आपके पास क्या है, एक तो रिएक्टेंट की एनर्जी है। मान लो ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंड दिस इज द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर है। एंड दिस इज अ रेफरेंस ग्राफ। क्लियर है। ये जो रिएक्टेंट की एनर्जी है ये आपके पास पूरी क्या होती है एक्टिवेशन एनर्जी। और मिनिमम एनर्जी आपको कितनी रिक्वायर्ड चाहिए ये चाहिए, तो दैट इज अ थ्रेशोल्ड एनर्जी। जो मिनिमम एनर्जी होती है, मिनिमम का मतलब ही थ्रेशोल्ड होता है। फ्रीक्वेंसी के लिए क्या आता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी के लिए क्या आता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्लियर है। सो यू हैव टू कीप रिमेंबर दैट एक्टिवेशन एनर्जी इज अनदर थिंग, वो भी आपको कंप्लीट करना है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। द मोस्ट अबंडेंट ट्रांजिशन मेटल इज, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ट्रांजिशन मेटल, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मेटल कौन सा होता है एल्यूमिनियम। उसके बाद हमारे पास एल्यूमिनियम दूसरे नंबर पे आता है वैसे। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपके पास ट्रांजिशन मेटल कौन सा होता है Fe। क्लियर है। और सारे मेटल्स के अंदर Fe कितने नंबर पे आता है 4th नंबर पे। अर्थ की क्रस्ट के अंदर पाया जाता है, सबसे ज्यादा अबंडेंट ट्रांजिशन मेटल होता है। ट्रांजिशन मतलब डी ब्लॉक मेटल सबसे ज्यादा होता है। Then we have question number 7. Write the formula of a compound in which transition metal is in +7 oxidation state. अब ये क्वेश्चन बहुत हाईटेक लग रहा है लेकिन आपने इसको कर रखा है कि MnO4 का नाम सुना है। पे K के ऊपर कितना चार्ज होता है +1, Mn पे X मान लो, ऑक्सीजन पे -2 तो कितना हो जाएगा -8 दैट विल बी इक्वल टू 0। तो 1 - 8 - 7 दैट विल बी इक्वल टू 0। X कितना आएगा +7। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +7 है, तो हम बोल सकते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट। क्लियर है। द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ FeCO, हाँ ये इंपॉर्टेंट है भाई ध्यान से सुनिएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। FeCO5 जैसा कि मैंने आपको बताया था CO है कार्बोक्सी ग्रुप है, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी 0। ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। हमें Fe का एटॉमिक नंबर पता है नहीं पता सर, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपको एक सीरीज याद करनी है, शक्ति वक्र मन फीको निकुंजन। तो यहाँ पे मन फी यहाँ पे कितना आ गया 6 पे आ गया, तो 3d6 होगा। और 3d6 के साथ एक प्यारा सा 4s2 तो लगा ही होता है, तो 3d6 4s2। समझ आया नहीं आया? आ गया सर। अब हम क्या लिखेंगे इसका
शेल्स बनाना स्टार्ट कर देंगे तो सबसे पहले क्या बनेगी, डी बनेगी, उसके बाद क्या बनेगी, एस बनेगी, एस के बाद क्या बनेगी, जल्दी से बता दीजिए, पी बनेगी। कितने ऑर्बिटल्स आएंगे, 3, यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितने आएंगे 5 ऑर्बिटल्स आएंगे। समझ आया या नहीं है? अब यहाँ पे सर आ गया डी, यहाँ पे क्या आ गया एस, यहाँ पे क्या आ गया पी। अब यहाँ पे आपके पास क्या प्रेजेंट है बेटे, जल्दी से बताइए, 6 इलेक्ट्रॉन्स है या नहीं है डी में, 1 2 3 4 5, और एक यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अब ये जो एस वाले हैं ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, पेयरिंग कर लेंगे। यहाँ पे एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन यहाँ पे पेयरिंग हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दिखाई देता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये वाला पेयरिंग कहाँ कर लेगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, और ये दोनों उठ के कहाँ आ जाएंगे, इस वाले पेयर के अंदर आ जाएंगे। तो इसके अंदर हमारे पास कैसी किस टाइप की बनेगी, एक तो 1 2 3 4 5 एस और पी। क्लियर है? तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स तो पहले से प्रेजेंट थे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक ये वाला उठ के कहाँ गया, इसके अंदर आ गया, तो ये पेयरिंग हो गई। ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन्स ने पेयरिंग कर ली, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए। क्लियर है? तो टोटल 2 2 4 2 6 2 8 8 इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई, पेयरिंग हो गई। डायमैग्नेटिक है, शेयर्ड पेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये वाला जो है ये खाली बच गया, ये इसमें कौन ओवरलैप करेगा, सीओ। कितने सीओ है, 5 है, तो 1 2 3 4 5। क्लियर है? तो एक तो डी में जा रही है, एक एस में जा रही है, और एक पी में जा रही है। पी में कितने हैं, 3 है, तो डी एस पी थ्री। व्हाट इज द शेप ऑफ दिस डी एस पी थ्री, दैट इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। कैसी शेप होती है बेटा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो यू हैव टू कीप रिमेंबर दैट, ये भूल जाते हैं बच्चे एग्जाम से पहले। क्लियर है? आ गया समझ में? देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 9, नेम द कॉम्प्लेक्स यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कौन सा यूज करते थे बेटा, सिस्प्लेटिन। सिस्प्लेटिन यूज करते थे ना, सिस्प्लेटिन दैट इज इसमें प्लेटिनम का होता था कॉम्प्लेक्स, प्लेटिनम NH32 और Cl2। क्लियर है? दिस इज द कॉम्प्लेक्स व्हिच इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या पूछा हुआ है बेटा, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ HCl, HBr एंड HI टुवर्ड्स द अल्कोहल। तो ध्यान से देखो बेटा, सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप कौन सा है, HCl है ना। यहाँ पे Cl के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, H के ऊपर पॉजिटिव। इट इज अ वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, देयरफॉर इट विल लिव इजीली। नहीं बेटे, झांसा। आयोडीन, आयोडीन सबसे ज्यादा बड़ा ग्रुप होता है, और सबसे ज्यादा क्या होता है, इन दोनों के कंपेरेबल साइज क्या होते हैं, बहुत डिफरेंट होते हैं। आयोडीन आसानी से क्या कर सकता है, लीव कर सकता है, देयरफॉर इट्स रिएक्टिविटी विल बी हाई, क्योंकि ये जितना जल्दी लीव करेगा उतना जल्दी क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। सो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है, HI, फिर HBr और फिर HCl। क्लियर है? देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन pKa एंड Ka ऑफ एन एसिड। तो ये वैसे आपको ना रिलेशनशिप ही बताना है, बट मैं थोड़ा सा डेरिवेशन करवाऊंगा क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट विल कम इन योर अमीन्स पार्ट। तो अगर कोई भी एसिड है HA, तो इसको डिसोशिएट करना है तो किसके अंदर मिक्स करना पड़ता है, H2O के अंदर। ये किस में डिसोशिएट हो जाता है, H पॉजिटिव, या फिर H3O पॉजिटिव कह लो, H पॉजिटिव वाटर के अंदर डिसोल्व हो जाएगा, और A नेगेटिव। तो Ka क्या होता है बेटा, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के अंदर क्या आ रहा है, H3O पॉजिटिव एंड A नेगेटिव, अपॉन में कंसेंट्रेशन ऑफ HA, दिस इज नोन एज Ka। क्लियर है? रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन, H2O ले नहीं रहे क्योंकि H2O जो है उसकी कंसेंट्रेशन क्या होती है, एक्सेस में होती है। अब ध्यान से देखो, pH वैल्यू निकालना आता है। pH वैल्यू कैसे निकालते हैं, माइनस ऑफ लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, पढ़ा था 11th क्लास में। अब यहाँ पे आपको क्या निकालनी है, pKa निकालनी है। क्या निकालनी है, pK। तो pK निकालने के लिए क्या हो जाएगा, माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ Ka। दिस इज द रिलेशन बिटवीन pKa एंड Ka। आ गया समझ में? Ka की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी। इतना हार्ड है क्या, नहीं सर इतना हार्ड नहीं है। देन यू हैव क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्या है, विच केमिकल टेस्ट कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डाईइथाइल अमीन एंड ट्राईमिथाइल अमीन। अच्छा ये तो बिल्कुल आसान है। अमीन का अगर आपके पास कोई आ जाता है तो जनरली हमारे पास एक टेस्ट होता है, बहुत प्यारा टेस्ट है, दैट इज नोन एज हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट जिसके अंदर हम किसका यूज करते हैं, C6H5SO2Cl का यूज करते हैं। क्लियर है, इस टेस्ट को हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं। दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस टेस्ट एंड आई नेम देम। कई सारे टेस्ट आ चुके हैं बेटा आपके अभी अभी। वी हैव इन स्पेस। तो बेटा आपको जो है एग्जाम के लिए, जैसा कि आप देख पा रहे हो, एक तो आइडोफोम टेस्ट बार बार आ रहा है, आइडोफोम टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, अभी आगे लुकास टेस्ट भी आएगा, टोलेंस रिएजेंट टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट। तो ये जो भी टेस्ट है बेटा 5, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपके 101% आना है। सो अभी आप अगर बैठे हो एग्जाम की तब प्रिपरेशन कर रहे हो, अभी के अभी इन 5 टेस्ट को कंप्लीट कर डालो। क्लियर है, रिएजेंट देख लो और किस तरीके से ये वर्क करते हैं वो देख लो। बस इन 5 में से 101% एक क्वेश्चन आना है and you have to remember that Lucas test is for alcohols. You will see in our next upcoming lectures a question on Lucas test. I will upload that. Then we have question number 13. Question number 13 के अंदर क्या कह रहा है सर, what are monosaccharides? monosaccharides क्या होते हैं? तो saccharides मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, मोनो मतलब कोई ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो ऑन हाइड्रोलिसिस क्या प्रोवाइड करते हो, सिंगल यूनिट ऑफ ग्लूकोज और फ्रक्टोज या फिर सिंगल यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करते हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मोनोसैकेराइड्स। सिंगल यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करने वाले कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, मोनोसैकेराइड्स बोलते हैं। मोनोसैकेराइड्स आर फॉर एग्जांपल ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, दैट आर द मोनोसैकेराइड्स। क्लियर है। देन वी हैव, या फिर फर्दर हाइड्रोलिसिस पे जाए ही ना, कि फर्दर हाइड्रोलिसिस पे कई बार नहीं भी जाते, जैसे ग्लूकोज, अगर ग्लूकोज विल नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज, तो क्या तो फर्दर हाइड्रोलाइज ना हो तो क्या दे, 1 यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दैट आर नोन एज मोनोसैकेराइड्स। देन वी हैव द डिजीज phenylketonuria एंड एल्बिनिज्म आर कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी। अच्छा अल्बुमिन, ये आपने अल्बुमिन का नाम सुना होगा, अल्बुमिन दैट इज इन योर अमीनो एसिड। तो इसकी कमी नहीं होती अगर हमारे बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है। और अगर अमीनो एसिड्स की डेफिशिएंसी हो गई तो आपको एक डिजीज होती है, दैट इज नोन एज अल्बिनिज्म या फिर phenylketonuria। क्लियर है। देन यू हैव क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर क्या है, द पायरिमिडीन बेस प्रेजेंट इन डीएनए बट नॉट इन आरएनए। डीएनए में प्रेजेंट होता है लेकिन आरएनए के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। तो आरएनए और डीएनए के अंदर जल्दी से बताइए बेटा कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से पायरिमिडीन बेस प्रेजेंट होते हैं डीएनए और आरएनए के अंदर। तो डीएनए के अंदर एक तो थायामीन होता है बेटे, क्या होता है, थायामीन। और क्या होता है बेटा, जल्दी से बताएंगे। थायामीन के अलावा क्या होता है, साइटोसाइन होता है। जबकि आरएनए के अंदर क्या होता है बेटा, एक तो साइटोसाइन होता है और एक क्या होता है, यूरिकल। क्लियर है। तो these are the pyrimidine bases present in DNA and RNA। तो ध्यान से देखो, इसने क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर, द पायरिमिडीन बेस प्रेजेंट इन डीएनए, डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है लेकिन डीएनए आरएनए के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। तो थायामीन जो होता है वो डीएनए में प्रेजेंट होता है लेकिन आरएनए के अंदर प्रेजेंट, तो थायामीन इज द आंसर। क्लियर है। So that's all about for today's lecture.